हेलो बच्चों, पाई डिफेंस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगेन आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सेट पढ़ रहे थे। सेट के अंदर अपन ने ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, राइट। आज हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि आखिर सेट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस तरह का बन सकता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ऊपर में टॉपिक वापस डाल देता हूँ, सेट यानी कि समझ। तो बच्चों क्वेश्चन देखो, ठीक है। ओम प्रकाश, कल वाला ही चैप्टर है बेटा, कल वाला कंप्लीट हो गया था। आज तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कल क्लास नहीं हुई क्या? अमित, हुई थी ना बेटा कल क्लास। कल थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, तो हो सकता है अपलोड आज हो जाए, एक बार देख लेना आप लोग, ठीक। जैसे क्वेश्चन आ गया कि यदि ए में 3 अवयव हैं और बी में 5 अवयव हैं, तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि यूनियन में कितने मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यूनियन में कितने मिनिमम एलिमेंट हो सकते हैं। तीसरा, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने हैं। और चौथा, इंटरसेक्शन में कितने मिनिमम। ये 4 तरह के क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में बन सकते हैं। करेंगे बेटा, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार ये बेसिक क्वेश्चंस हो जाएं थोड़े से समुच्चय के ऊपर, उसके बाद रिलेशन चालू करेंगे, संबंध स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझिएगा। तो सोचो बच्चों, ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। यूनियन, यूनियन समझते ना आप लोग, ए भी लेना है, बी भी लेना है। तो सोचिए कि उसमें अधिकतम कितने एलिमेंट आ सकते हैं। आप सोचिए कि अगर मान लीजिए उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे ये तो है मान लो 1 2 3 और ये है आपका 4 5 6 7 8 9, तो आप सोचिए कि जब उनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है लक्ष्मण, समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो वापस सोच के बताओ कि इसी यूनियन में न्यूनतम कितने आवेंगे, मिनिमम, कि इससे कम तो आ ही नहीं सकते। सोचिए। ओम प्रकाश, अमित जवाब दो, सोचो कि मिनिमम यूनियन में कितने आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हल्का फुल्का यूनियन का आइडिया होगा, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो, ठीक है। तो कल वाली क्लास आप देखिएगा। 0 क्यों आएगा बच्चों? यूनियन का मतलब क्या होता है? ए भी आता है, बी भी आता है। तो सोचिए अगर इनमें सारे के सारे कॉमन हो गए, सारे के सारे कॉमन हो गए, तो भी 5 एलिमेंट तो आने ही आने पड़ेंगे यार, नहीं आने पड़ेंगे। सोचो कि जैसे मान लो ए तुमने ले लिया 1 2 3, सोचिए, और बी तुमने ले लिया 1 2 3 4 5। अब आप मुझे बता दो ए यूनियन बी क्या होवेगा। आप मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। सब जानते हैं क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं होगा। वन आराम प्रजापति, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 5। तुम एक काम करो, 1 2 3 4 5 से कम ला के बता दो मेरे को। ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। मतलब ए यूनियन बी में कम से कम 5 तो आएंगे आएंगे, 5 से कम कोई माई का लाल नहीं ला सकता। तो इसमें 5 है तो मिनिमम 5। लक्ष्मण, ओम प्रकाश, समझने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल, आज कर देंगे तुम्हारी कल वाली क्लास, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन के बारे में विचार करो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ठीक है। तो सोचिए कॉमन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, जवाब दीजिए जल्दी से। ओम प्रकाश ने 3 दिया, जो बिल्कुल सही है। वो भी कब आएगा? जब सारे के सारे कॉमन हो जाएंगे। आप सारे कॉमन कर दोगे तो भी कितने कॉमन हो सकते हैं? 3। 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और कॉमन में मिनिमम कितने हो सकते हैं बच्चों? जवाब दो जल्दी से। कॉमन में मिनिमम कितने हो सकते हैं? ओम प्रकाश, अमित, लक्ष्मण,
ओम प्रकाश 3, लक्ष्मण 3। अरे यार फिर वही बात, मैं मिनिमम पूछ रहा हूँ, ये तो मैक्सिमम है बच्चों। मिनिमम जस्ट लाइक अगर मान लो मैं ए को 10, 11, 12 ले लूँ, अब आप देखो ए और बी में कितने कॉमन हैं? कुछ नहीं, 0 कॉमन है। तो भैया कॉमन होना जरूरी थोड़े ना है, कहीं लिखा हुआ है क्या? तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इज 0। समझ में आई बात? इस तरीके से आप कितने भी एलिमेंट हो इनमें यूनियन, मिनिमम, मैक्सिमम आप देख लिया करो इस तरीके से। किसी में भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, ठीक है। इंटरसेक्शन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप यूनियन में अधिकतम, इंटरसेक्शन में अधिकतम, यूनियन में मिनिमम, लास्ट वाला दोबारा समझाऊं? बिल्कुल। देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन, और कॉमन में आपको मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो सोचो क्या ए और बी में जो समुच्चय हैं, क्या जरूरी है उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि कॉमन है? अब बताओ, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब कितने कॉमन है? 0। यही तो पूछा है था मिनिमम। मिनिमम का मतलब न्यूनतम, कि भैया ए इंटरसेक्शन बी में न्यूनतम कितने अवयव आवेंगे? तो कितने आए? 0। जब ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताओ भैया ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 5 रिक्त समुच्चय, और 5 आने का मतलब ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। उम्मीद करता हूँ ओम प्रकाश और लक्ष्मण को समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला वापस, सेकंड वाला मतलब यूनियन। देखो यूनियन का मतलब ए भी लेना होता है, बी भी लेना होता है, राइट। अब ए और बी में न्यूनतम चाहिए, जब अधिकतम चाहे तो आप दोनों में कुछ भी कॉमन मतलब, जैसे इनमें देखो आप, अगर इनका आप यूनियन लेंगे तो बेटा ये चारों भी, पांचों आएंगे, ये 3 भी आएंगे, तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 8। लेकिन जब अगर मैं ए को 4, 5, 6 ले लूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि मुझे मिनिमम चेक करना है। तो आप बताओ जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, कितने एलिमेंट आए? 5। क्लियर? तो याद रखो इनको कि यूनियन में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? ए प्लस बी, जितने दोनों का योग। यूनियन में मिनिमम जो बड़ी संख्या होगी, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम जो छोटी संख्या होगी, इंटरसेक्शन में मिनिमम 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौ व्यक्तियों में कुल कितने आदमी हैं? 100। 100 व्यक्तियों में 40 व्यक्ति चाय पीते हैं। क्या पीते हैं बच्चों? चाय। वह 50 व्यक्ति दूध पीते हैं। दूध इच्छा अच्छा ना लगे तो कॉफ़ी लिख देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 50 व्यक्ति दूध पीते हैं। वह 20 व्यक्ति दोनों पीते हैं। 20 व्यक्ति दूध भी पीते हैं बच्चों और चाय भी पीते हैं। ये हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है? हमसे पूछ लिया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कितने व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। दूसरा सवाल हमसे पूछ लिया कितने व्यक्ति कुछ भी नहीं पीते। फिर बाकी और सवाल हम हाथों हाथ कर लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो समझिएगा बच्चों कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इस तरह के जो सवाल आते हैं उनको कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चीज़ें काउंट करो कितनी हैं। एक चाय है और एक दूध है, 2 ही चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हैं तो 2 समुच्चय बना दो। और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा वेन आरेख से करो, वेन डायग्राम से करो, राइट। वेन आरेख कैसे बनाते हैं वो आपको पता होगा।
सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी आयताकार बॉक्स बनाते हैं। आयताकार बॉक्स का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि टोटल नंबर। टोटल कितने बच्चों? 100 आदमी, यानी इस आयत में 100 चीज़ें हैं या 100 आदमी। 2 हैं, एक चाय है और एक दूध है, टी और मिल्क। टी फॉर टी, एम फॉर मिल्क। क्लियर? बताओ अब इसको भरना कैसे, वो मैं तुम्हें सिखा दूँ कि इसको भरते कैसे। इसमें सबसे पहले आप इसको भरते हैं। ये कौन है? कॉमन पार्ट। बोले तो वे आदमी जो चाय भी पीते हैं और दूध भी पीते हैं। तो बताओ ऐसे कितने आदमी हैं जो दोनों चीज़ पीते हैं? 20 आदमी हैं। तो यहाँ लिख दो बच्चों 20। यहाँ क्या लिख दिया? 20। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो ये जो गोला है, ये गोला है बच्चों चाय वाला, मतलब ये आदमी चाय पीते हैं। जो तुम्हें कितने दिए हुए हैं? 40 आदमी चाय पीते हैं। इन 40 में 20 तुम पहले लिख चुके हो, इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचे? 20। भाई ये पूरा गोला 40 का है जिसमें 20 लिख दिया, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? 20। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा गोला कौन का? दूध का। दूध कितने आदमी पीते हैं बच्चों? 50। 50 में 20 ये लिख चुके हो तुम, यानी बाकी कितने लिखोगे? 30। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप देखते जाओ कुल आदमी जो कुछ ना कुछ पीते हैं, 20 और 20 40 और 30 70, यानी 70 कुछ ना कुछ पी रहे हैं। जबकि कुल आदमी कितने थे? 100। इसका मतलब 30 आदमी ऐसे जो कुछ नहीं पी रहे, उनको इनसे बाहर लिख दो। ये लो, अब तुम सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। जैसे पहला सवाल, कितने व्यक्ति ओनली चाय पीते हैं? तो बच्चों ये तो पूरा चाय वाला है, लेकिन इसमें ये कॉमन है, तो अकेले चाय वाले कितने आदमी हो गए? 20। आई क्या बात समझ में? तो पहले वाले का आंसर हो गया बच्चों 20। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कितने आदमी कुछ नहीं पीते? कुछ नहीं पीते भी साफ दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कितना? 30। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। फिर देखो अब मैं अपनी मर्जी से 1-2 सवाल और पूछ लेता हूँ इसी के अंदर। बताइए कितने आदमी हैं जो केवल दूध पीते हैं? बताइए कितने आदमी केवल दूध पीते हैं? द नंबर ऑफ पर्सन्स विच ड्रिंक ओनली मिल्क। ओम प्रकाश ने जवाब दिया कुछ भी नहीं पीते हैं। तो ओम प्रकाश 20 थोड़े ना बेटा, 30 हैं कुछ भी ना पीने वाले। तो लक्ष्मण ने और इन्होंने 30 जवाब दिया, जो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो केवल दूध पीने वाले 30। वापस अगला सवाल। ठीक है, आप मुझे जवाब दीजिए, ऐसे व्यक्ति जो कम से कम एक पेय पीते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं। अब आप जानते हैं कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाला मतलब कम से कम एक का मतलब एक वाले भी लेने हैं, 2 वाले भी लेने हैं। तो कम से कम एक में एक वाले भी लो, 2 वाले भी लो। एक वाले हो गए बच्चों 30 और 20 50, 2 वाले हो गए 20, 50 और 20 हो गए 70। तो ओम प्रकाश का सही है, लक्ष्मण थोड़ा सा गलत हो गया। आई बात समझ में कि कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ये हो गया, क्योंकि कम से कम एक का मतलब यूनियन होता है बच्चों, और ये पूरा के पूरा यूनियन ही तो होता है। समझ में आ गई लक्ष्मण? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम एक पेय पदार्थ पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अधिकतम एक पेय पदार्थ पीते हैं। अधिकतम एक पेय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, जवाब दीजिए। जो सिर्फ कम से कम नहीं, अधिकतम एक पेय पीते हैं। अब आप जानते हो भाई, न्यूनतम जब एक बोलता हूँ तो एक से आगे चले जाता हूँ। जब अधिकतम एक पेय बोला तो एक वाले भी ले लो और 0 वाले भी ले लो। बोलो एक वाले 20 और 30 50। अब 0 पीने वाले का मतलब क्या हुआ? जो कुछ नहीं पीते। बोले तो 30, तो 30 और 30 60 और 20 80 आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस का दूसरा तरीका टफ है बेटा, वो यूनियन वाला फॉर्मूले बना के कि 40 ए चाय पीते हैं मतलब ए लिख दो, 50 दूध पीते हैं मतलब बी लिख लो,
इंटरसेक्शन लिख लो, फिर फॉर्मूला याद रखो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, ध्यान रखना। तुम क्या हो सकता है तुम पहली बार सीख रहे हो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बाकी और कुछ नहीं। 20% दोनों ही नहीं पीते हैं, तब क्वेश्चन में आ जावे। तो 20 क्वेश्चन अगर दोनों नहीं पीते हैं तो 20 को बाहर डाल दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? 20 को बाहर डाल के हिसाब किताब लगा लो भाई, 80 आदमियों से क्या करवाना है तुम्हें, ठीक है। इसमें अगर मान लो 3 कंडीशंस आ जाए तो करें सवाल। अब इस बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, है ना। शॉर्ट में कैसे कि टोटल 80 व्यक्ति, ये हैं टोटल, यानी कुल 80 आदमी हैं। इनमें से 25 फुटबॉल खेलते हैं, 20 बास्केटबॉल खेलते हैं और 35 हॉकी खेलते हैं और 13 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। 18 बास्केट एंड हॉकी खेलते हैं। 10 तीनों, समझ जाना। 15 फुटबॉल एंड हॉकी। कुल आदमी 80 हैं, 25 फुटबॉल खेल रहे हैं, 20 बास्केटबॉल, 35 हॉकी, 13 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 18 बास्केट एंड हॉकी, 15 फुटबॉल एंड हॉकी, 10 तीनों। उस तरह के कोई भी सवाल आ सकता है कि बताइए कितने आदमी जो कुछ नहीं खेलते, कितने आदमी जो ओनली हॉकी खेलते हैं, ओनली फुटबॉल, ओनली बास्केटबॉल, कम से कम एक खेल खेलने वाले, कम से कम 2 खेल खेलने वाले। इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है, राइट। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके आते हैं, ध्यान रखना से, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। इस बार 3 है तो 3 वाला बनाओ। इस बार 3 है तो 3 वाला बना दो। एक है फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, ये लो। टोटल आपके पास 80 हैं, 80 काउंट कर लेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़, सबसे पहली कौन सी कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? सबसे छोटे पार्ट यानी कि कॉमन। इसको देखो, ये है तीनों का कॉमन, जो यहाँ पर कितना है बच्चों? 10। यहाँ से स्टार्ट करना, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। क्लियर? 10। उसके बाद एक एक, अब इससे बड़े पार्ट यानी 2-2 के कॉमन, ठीक। देखिएगा ये कितने हैं? ये हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले। फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले बच्चों कितने हैं? 13 हैं। ये 10 यहाँ लिख दिया, मतलब यहाँ कितने लिखूँगा? 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आ जाओ, ये कौन है? ये हो गया बास्केट और हॉकी, हुआ कि नहीं हुआ? जो कि बास्केट और हॉकी है बच्चों 18। 18 में 10 मैंने यहाँ लिख दिया, यानी यहाँ कितने लिखूँगा? 8। ये कौन है बच्चों? ये हो गया अपना फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी कितने? 15। 10 यहाँ लिख दिया, मतलब यहाँ कितना लिखूँगा? 5। देखते जाइए एक एक चीज़। सबसे तीनों वाला छोटे से स्टार्ट करता हूँ, 2-2 भर दिए। अब सिंगल सिंगल बताइए कितने आदमी फुटबॉल खेल रहे हैं? फुटबॉल वाले हैं बच्चों 25। कितने? 25। उन 25 में देखो 3 भी आया, 10 भी आया, 5 आया, तो 25 में से 10 गए तो 15, 15 में से 8 गए तो 7। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, राइट। आ जाओ, बास्केटबॉल वाले कितने हैं? बास्केटबॉल वाले हैं 20। 10 18 3 21, ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना। तो एक काम करूँ, हल्का सा चेंज कर दूँ, यहाँ पर 20 के बजाय कर देता हूँ मैं 24 कर लो, ठीक है ना। डाटा है, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो 20 के बजाय क्या कर दिया? 24। वापस आ जाओ, 10 और 8 18 और 3 21। 21 में लिख चुका हूँ, लिखने थे 24। कितने बचे बच्चों? 3। समझ में आ गया? आ जाओ, कौन बचा? हॉकी। हॉकी के कितने? 35।
10 और 8 18, 18 और 5 23 में लिख चुका हूँ, थे 35, कितने लिख दूँ 12, 12 और 8 20 और 10 30 और 5 35। ये हमने भैया पूरी पिक्चर बना ली। एक बार सबको गिन लो, 80 माइनस कर दो, बोलो 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 5 18 और 8 26 और 10 36, 36 और 12 48। तो 48 आदमी खेलते हैं और टोटल 80 हैं। 48 का मतलब हो गया बच्चों 2 और 30 32, यानी 32 आदमी कौन से हो गए जो कुछ नहीं खेलते, राइट। अब आप हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं, मैं पूछता जाता हूँ, आपका आंसर बिना किसी टाइम लगाए आना चाहिए, राइट। पहला सवाल, केवल फुटबॉल खेलने वाले आदमियों की संख्या, ऐसे ऑल क्वेश्चन कराओ कम से कम मैक्सिमम। ऐसे कितने आदमी हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं? 7, बिल्कुल सही जवाब। ओम प्रकाश, बोर्ड पे हर क्वेश्चंस को लिखाना मुमकिन नहीं है बेटा, अगर इस तरह से समझा करो बात को, जैसे तुम कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। इसीलिए तो लाइव क्लासेस का मतलब क्या होता है, अदरवाइज़ तुम वीडियो लेक्चर ही कर देना, कभी भी कर ले। तो लाइव क्लासेस का यही मतलब होता है कि जो भी आप कॉपी पेन लेके बैठो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट डाउन करते जाओ, मैं जो क्वेश्चन बोलते जाऊँ आप नोट करते जाइए, सबसे बढ़िया इलाज, उससे अच्छा इलाज कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहला सवाल, उन खिलाड़ियों की संख्या जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, 7। उन खिलाड़ियों की संख्या जो ओनली बास्केटबॉल खेलते हैं, 3। उन खिलाड़ियों की संख्या जो केवल अपने हॉकी खेलते हैं, 12। अगला सवाल, उन खिलाड़ियों की संख्या जो ठीक 2 खेल खेलते हैं, उन खिलाड़ियों की संख्या जो एग्जैक्टली 2 गेम यानी ठीक 2 गेम खेलते हैं। तो ठीक 2 बोला है बच्चों मैंने, ठीक है ना। तो इसको देखो, ठीक 2 वाले ये हैं, 3 वाले ये हैं, तो 3 3 और 8 11, 11 और 5 16। लक्ष्मण जवाब दो बेटा, अच्छे से ध्यान दो, है ना, एक एक चीज़ को अच्छे से सुनो। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो ठीक 2 गेम खेलते हैं, एग्जैक्टली 2, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। तो आप देखो ना बच्चों कि कौन सी चीज़ क्या है, ये जो पार्ट है ये तीनों में आ रहा है, और तीनों में आने का मतलब ये तो वो हैं जो तीनों खेलते हैं, बोले तो 10। इस पार्ट को देखो, ये पार्ट 2 में आ रहा है बच्चों, फुटबॉल और बास्केटबॉल में, यानी ये 3 आदमी वो हैं जो केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, ये बास्केट और हॉकी खेलते हैं, ये फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। मैंने यही तो सवाल पूछा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ठीक 2 गेम खेलते हैं। तो ठीक 2 वाले ये हो गया, प्लस ये हो गया, प्लस ये हो गया, जोड़ना तो मैं आता ही, 5 और 3 8 और 8 16। आई बात समझ में। तो ऐसे खिलाड़ी जो ठीक 2 खेल खेलते हैं, बोले तो 16। दोबारा, ऐसे खिलाड़ी जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं, आराम से जवाब देना, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं, यानी मिनिमम नंबर ऑफ 2 गेम्स, यानी कम से कम 2 खेल खेलते हैं, मतलब 2 भी खेल सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी चलेगा। तो 3 वाले भी चलेंगे, 2 वाले भी चलेंगे। 2 वाले मैंने अभी गिने, 8 और 3 11 और 5 16, और 3 वाले कितने 10, 16 और 10 26। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो। आंसर आ गया बच्चों 26। वापस बताइए, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो ठीक 1 गेम खेलते हैं, एग्जैक्टली 1 गेम। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो केवल और केवल 1 गेम खेलते हैं, एग्जैक्टली 1 गेम। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 7 और 3 10 और 12 22। लक्ष्मण, ओम प्रकाश का बिल्कुल सही है, लक्ष्मण का भी सही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है तुम लोगों को, राइट, कि एग्जैक्टली करना क्या है। कुछ भी पूछो ना यार, अब कम से कम 2 पूछे, ठीक 2 पूछे, कुछ ना वाले पूछे, अधिकतम 1 पूछे, क्लियर है सब कुछ। और यही वो क्वेश्चन है जो आपके एयरफोर्स में बनता है,
ठीक है। इसके अलावा समुच्चय में से एक जो मैंने पढ़ाया था उपसमुच्चयों की संख्या वाले, ये 2 ही कैटेगरीज हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और कोई नहीं, क्योंकि वो छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड। अब हम बात करते हैं संबंध के बारे में जो इसी से आगे कनेक्टेड है। ओम प्रकाश कम से कम एक ही गेम नहीं खेलते हैं। हाँ तो कर लो ना भाई। अब देखो इसने नहीं वाला वर्ड डाल दिया, ठीक है ना, कम से कम एक गेम नहीं खेलते हैं। अब इसको लैंग्वेज तलाशो कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। कम से कम एक गेम नहीं खेलते हैं यानी एक नहीं खेलने वाले भी चलेंगे, 2 नहीं खेलने वाले भी चलेंगे और 3 नहीं खेलने वाले भी चलेंगे। उल्टा मतलब निकालना, तो एक नहीं खेलते हैं मतलब क्या हुआ, एक नहीं खेलते हैं मतलब क्या हुआ, 2 खेलते हैं, 3 खेलते हैं वो लेना, 2 नहीं खेलते हैं मतलब, समझ रहे मेरी बात को। इस तरीके से आप मतलब कुल मिला के आपको लैंग्वेज उल्टी हो सकती है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, संबंध। जहाँ से भी एक सवाल बनने की गुंजाइश बनती है, वो कभी कभी बनता है। कोई छोटा चैप्टर है तो ये सेट, रिलेशन, फंक्शन 3 चैप्टर मिक्स है एक साथ, तो इन तीनों में से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं अधिकतम, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से बन गया तो रिलेशन में से नहीं बनेगा, रिलेशन में से बन गया तो यहाँ से नहीं बनेगा, ये है, ठीक। 32 कैसे आया बेटा, 80 में से इनको हटा दिया और कुछ नहीं। टोटल 80 आदमी थे, 80 में से ये वो आदमी जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, इसका मतलब बाकी जो बच गए 32। अगला टॉपिक डालो बच्चों, रिलेशन। बोले तो संबंध। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर रिलेशन होता क्या है। ओम प्रकाश नया चैप्टर ही कह सकते हैं कि ये जो सेट, रिलेशन, फंक्शन है, इन तीनों में से रिलेशन की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नया चैप्टर कह दो, बिल्कुल नया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो संबंध की 2 डेफिनेशन है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन। थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो ये होती है कि कोई भी लिंक या कोई भी कनेक्टिविटी जिसे हम अपनी दैनिक ज़िंदगी से जोड़ सकें, निजी ज़िंदगी से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि ये आप मेरे हाथ में जो पेन है, ये पेन राम का भाई है। मैंने कहा कि ये पेन राम का भाई है, तो अगर मैं इस कथन को, इस बात को अपनी निजी ज़िंदगी से कनेक्ट करूं, तो मैं जानता हूं भैया एक निर्जीव वस्तु, एक पेन किसी का भाई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये संबंध नहीं है। मैं कहूं कि कोई 2 आदमी खड़े हैं, अननोन आदमी हैं, लाइक एक राम है और एक श्याम है। मैंने कहा राम श्याम का भाई है। अब मैं इसको अपनी निजी ज़िंदगी से कनेक्ट करूं, तो भैया भाई के लिए इंसान ही तो होना ज़रूरी है यार। तो राम श्याम का भाई है कि नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने कहा तो ये पॉसिबिलिटी तो बनती है। इसका मतलब वह एक संबंध है, वो सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं होता। मैं कहूँ कि जोधपुर भारत की राजधानी है, यह संबंध है कि नहीं है, तो यार राजधानी होती क्या है, एक शहरी तो होती है, और जोधपुर क्या है, एक शहरी तो है। भले ही बात गलत है, मुझे पता है कि जोधपुर भारत की राजधानी नहीं है, उससे मतलब नहीं है। क्लियर। मैं आपसे सही या गलत संबंध नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ओनली संबंध के बारे में, ठीक है। तो संबंध मतलब जिससे आप अपनी निजी ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाएँ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अब जिस चीज़ में कहूँ, ये कमरा, जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कमरा भारत की राजधानी है। अब ये बात मेरी निजी ज़िंदगी में मेल नहीं खा रही, इसका मतलब ये संबंध नहीं है। तो संबंध का बेसिक मतलब समझ में आया कि संबंध मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो सही या गलत हो और हमारी निजी ज़िंदगी से मेल खाता हो। यह तो हुई थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब नाउ मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है बच्चों संबंध, यानी कि आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर 2 वर्ड आए, एक तो उपसमुच्चय और ए क्रॉस बी। उम्मीद करता हूँ उपसमुच्चय के बारे में आप सब जानते होंगे, बशर्ते आपने मेरी कल वाली क्लास नहीं देखी, उसके बावजूद भी उपसमुच्चय मतलब छोटा समुच्चय जो उसमें से ही कहीं ना कहीं होता है।
तो हम बात करते हैं आखिर ये सर ए क्रॉस बी क्या बला है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी का नाम है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, मतलब समुच्चयों का गुणन कह दो। लेकिन वही वाली बात, समुच्चय कैसी दुनिया है जहाँ ना प्लस होता है ना माइनस, मतलब होता सब कुछ है पर अलग वे में होता है। तो इसका मतलब गुणा भी अलग वे में होगा। किस वे में देखिए, मान लो कोई समुच्चय ए 1 2 3, दूसरा समुच्चय बी ए कोमा बी, ठीक है। आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी लिखो, तो बच्चों ए क्रॉस बी कैसे लिखना है, देखो ए पहले लिखा तो ए के अवयवों से बी के अवयवों के संबंध स्थापित करें छोटे कोष्ठक में। एक का संबंध ए से, एक का बी से, दो का ए से, दो का बी से, तीन का ए, तीन का बी। लिखेंगे कैसे, एक का ए को छोटा कोष्ठक ए कोमा ए, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। बात करेंगे ए कोमा ए, ए कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए, 3 कोमा, इसको बोलते हैं बच्चों ए क्रॉस बी। किसी भी कोष्ठक को आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि मझले कोष्ठक में आगे पीछे लिखने से कोई समस्या नहीं होती। बस छोटे कोष्ठक में आगे पीछे मत लिख देना। बी कोमा 1 नहीं लिख सकता, वो बी क्रॉस ए का अधिकार है। तो अगर मैं तुमसे बी क्रॉस ए पूछूं तो आप तुरंत बता देंगे मुझे। इस बार बी के एलिमेंट पहले बोलने, बोलो ए कोमा 1, ए कोमा 2। अगर मैं बी कोमा 2 पहले लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये होता है बच्चों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है। इसके अंदर जो ए कोमा बी है इसका नाम होता है क्रमित युग्म, बोले तो ऑर्डर्ड पेयर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, क्या नाम से पता चल रहा है ऑर्डर है, इसमें मैं ए क्रॉस बी को आगे पीछे नहीं कर सकता जैसा कि मैं मझले कोष्ठक में कर पाता था, ठीक है। लेकिन क्रमित युग्म में मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। तो ये तो ही इसकी प्रस्तावना, लेकिन यहाँ से कोई सवाल बनने की कोई संभावना नहीं, बस आना चाहिए कि व्हाट इज़ ए क्रॉस बी। तो बात करता हूँ कि सर सवाल कहाँ से बनता है। चलिए, तो टाइप्स के बारे में बात करता हूँ जहाँ से सवाल बनता है, ठीक है ना। वैसे समुच्चय क्रमित युग्मों के रूप में संबंध बनाने वाला भी आता है, पर वहाँ से भी सवाल नहीं बना आज तक, ठीक है ना। तो मैं उसको भी स्किप कर रहा हूँ, राइट। वही वाली बात है, बेवजह का कचरा नहीं भरेंगे, पढ़ेंगे वही जो काम का होगा। क्लियर। तो बात करते हैं अपन समुच्चयों के प्रकार, समुच्चय नहीं थे सॉरी, संबंधों के प्रकार, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। एक बार पहले लिखा दूँ, लिखने के बाद में डायरेक्टली सारे समझा दूँगा। आप चाहें तो मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं नहीं समझाऊँगा, ठीक है ना। पहला सतुल्य, कोई इंग्लिश का हो तो बता देना भाई। रिफ्लेक्सिव, डेफिनेशन ए रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा तत्समक, आइडेंटिटी, ए रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ओनली एंड ओनली। तीसरा रिक्त, एम्प्टी या void, A not related to B, for all A B belongs to। चौथा सममित, सिमेट्रिक, A related B implies B related A for all ए बी बिलोंग्स टू। इनको आप एज इट इज़ मेरे साथ कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
पांचवा प्रतिसम्मित एंटीसिमेट्रिक। A related B implies B related A when A is equal to B. For all A B belongs to A. छठा संक्रामक। काम के तुम्हारे ज़्यादातर ये और ये। ट्रांजिटिव। A related B, B related C implies A related C. For all A B C belongs to तुल्यता इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब हो गया आपका स्वतुल्य प्लस सम्मित प्लस संक्रामक। ये तुम्हारे मेन काम के। इसके बाद दो और होते हैं आंशिक भिन्न और पूर्ण क्रम, वो हमारे किसी काम के नहीं है। आज तक उनसे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैं बेवजह की चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, फिर बता देता हूँ आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ पढ़ी जाएगी जो हमारे काम की हो। अधिकतम से एनडीए तक। मैं आपको एनडीए से ऊपर नहीं जाने दूंगा, नीचे नहीं आने दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, नोट कर लो। इसको छोटा करके साइड में डाल दें अपन, ताकि जब अपना क्वेश्चन आएगा ठीक है, इसको मैंने साइड में डाल दिया देखने के लिए, ताकि आप लोग इससे समझते रहें कि आखिर इसमें कहना क्या चाह रहे थे अपन। राइट, देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वो तो 1/z होता है। तो 1/z में करना क्या है? z बार से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। जैसे a दे दिया 1 2 3 में निम्न संबंध है। मैं कुछ संबंध लिख रहा हूँ बच्चों। इन संबंधों के बारे में आपको ये पता करना है कि कौन कौन सा तुल्य है और कौन कौन सा तुल्य नहीं। तो लक्ष्मण, जेड इन्वर्स बताने की ज़रूरत कहाँ है? क्या तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उल्टा निकालना नहीं आता है क्या? मैंने भाग नहीं पढ़ाया क्या? जब भाग पढ़ाया था तो उसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करते थे अपन? जेड बार से। फिर ऐसे जब भाग पढ़ा दिया तो 1/z क्या होता है? फिर 1/z का मतलब ऊपर नीचे जेड बार से गुणा करो, जेड बार अपॉन mod z का स्क्वायर हो जाएगा। स्पेशल क्या है? तो देखिएगा, पहला संबंध दूसरा संबंध तीसरा संबंध चौथा संबंध पांचवा संबंध
छठा संबंध, तो बच्चों मैंने आपके सामने ये 6 संबंध लिखे, ठीक है। तो इन 6 में हमें पता करना है कि कौन कौन सा स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तुल्यता है। बेसिकली जो तुम्हारे क्वेश्चन बनता है वो 99% कहाँ से बनेगा, तुल्यता से, राइट। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तत्समक और स्वतुल्य को देखो, क्या लिखा हुआ है, देखो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या हुआ कि किसी समुच्चय ए के लिए इसके प्रत्येक अवयव, फॉर ऑल का मतलब समझते हो ना, उल्टा ए मतलब सभी के लिए, किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का ए रिलेटेड ए मतलब खुद से संबंध, यानी अगर मान लीजिए खुद का संबंध खुद से है तो उससे हम स्वतुल्य कहते हैं। प्रत्येक वर्ड लगा हुआ है, प्रत्येक का मतलब ये हुआ कि अगर किसी समुच्चय में 50 अवयव हैं, कितने, 50, तो पूरे 50 का खुद से संबंध होना चाहिए। अगर 49 से हो गया और एक से नहीं हुआ तो उस एक की वजह से वो स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे क्या दिया हुआ, 1 2 3, तो इसका मतलब 3 अवयव हैं, तो भैया 3 अवयव हैं तो एक का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना चाहिए। चेक करते जाओ, जिसके अंदर तुम्हें 1 1 2 2 3 3 दिख जाए वो स्वतुल्य है, बाकी नहीं है। पहला वाला 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, मतलब स्वतुल्य है। आप कॉपी लेके बैठे आंसर लिखते जाइएगा। पहला वाला स्वतुल्य है, दूसरा स्वतुल्य है, तीसरा स्वतुल्य नहीं है, चौथा तो खाली है भैया, नहीं है, पांचवा ये रे कोने में पड़े है, छठा नहीं है। आ गई बात समझ में कि इन 6 में से कौन कौन स्वतुल्य है। यहाँ पर टेबल बना दूँ, ऐसे बना देता हूँ कि स्वतुल्य, बोलो स्वतुल्य कौन कौन सा आया था बच्चों, R1 आया था, R2 आया था, R3 नहीं आया, R4 नहीं आया, R5 आया था, R6 नहीं। तो ये 3 स्वतुल्य हैं, इसका मतलब बाकी के 3 स्वतुल्य नहीं हैं। क्लियर। चलिए तत्समक, तो देखो बच्चों तत्समक में एक स्पेशल वर्ड लगा हुआ है, ओनली एंड ओनली, जबकि बाकी चीज़ सेम है। इसका मतलब तत्समक क्या कहता है कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए केवल और केवल, मतलब 3 कोष्टक होने चाहिए, न 3 से कम न 3 से ज़्यादा, न चौथा चलेगा न दूसरा चलेगा, ओनली 3। और वो भी कौन से 3, 1 1 2 2 3 3। तो बोलते जाओ, 1 1 2 2 3 3 तो है, मगर एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये तत्समक नहीं है। ओनली 3 तत्समक है, इसका मतलब बाकी है ही नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट। तो तत्समक कौन सा, ओनली R2, ओनली एंड ओनली R2। हाँ ओम प्रकाश, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपके पास दे देगा कि यह संबंध है, ऑप्शन में स्वतुल्य सम्मित, सम्मित संक्रामक, तुल्यता, स्वतुल्य संक्रामक, इस तरह के ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना। तो जब सीख जाएंगे तो ऑप्शन मैच करना आ ही जाएगा हमें, राइट। तीसरा रिक्त मतलब खाली मतलब जिसमें किसी का भी संबंध किसी से ना हो, जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिक्त का आंसर हो गया बच्चों कौन, R4, जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। सममित, देखो बच्चों सम्मित क्या कह रहा है। सम्मित कहता है कि अगर A रिलेटेड B, मतलब A का संबंध B से है तो वही संबंध B का A से होना चाहिए। सम्मित बोलता है बच्चों कि अगर A का B हो तो B का A होना चाहिए, मतलब कि 1,2 का औष्टक दिख जाए तो फिर 2,1 होना चाहिए। अगर 2,1 होगा तो सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे सबसे पहले वाला 1 1 का उल्टा करेंगे तो 1 1 आएगा। तो जब सम्मित और संक्रामक की बात आए तो इन पे ध्यान मत दिया करो समान वालों पर, क्यों, क्योंकि उल्टा सीधा सेम होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। आगे बढ़ता हूँ, 1 का 2 है, 1 का 2 है तो 2 का 1 होना चाहिए, जो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पहले वाला सम्मित नहीं है। क्लियर, समान है।
लफड़े वाली बात ही नहीं है, लफड़े वाली बात नहीं है, इसका मतलब सम्मित है। लफड़ा तो यहाँ हुआ था ना भाई, और इस लफड़े को सुधारने वाला कोई था नहीं, इस वजह से ये सम्मित नहीं था, सम्मित है। इसको देखते हैं, 1 का 2 दिखा तो 2 का 1 दिखना चाहिए, ये रहा। इसने कहा ओके, बट पूरा सवाल अभी नहीं हुआ है, पूरा देखेंगे। 2 का 3, क्योंकि 4 और लगा होता है उल्टा 1, 2 का 3 तो 3 का 2 होना चाहिए, वो भी दिखा, हो गया। इसका उल्टा ये रहा, इसका उल्टा ये रहा, और इनके अलावा और कोई उल्टे सीधे है नहीं, इसका मतलब ये भी है। रिक्त समुच्चय R4, कौन जवाब देगा? R4 इज सिमेट्रिक और नॉट? क्या रिक्त संबंध सम्मित होता है या नहीं? यस और नो में जवाब दो, वाई और एन छाप के जल्दी से। ओम प्रकाश ने नहीं, बताइए। लक्ष्मण, हीरू और जो भी कोई देख रहा है जल्दी से बताइए। लक्ष्मण ने जवाब दिया यस, और बताइए। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, यह एक सम्मित फलन होता है। मतलब वही वाली बात कि सम्मित कब होता है और कब नहीं होता है। देखो, ए का संबंध बी से हो और बी का ए से नहीं हो, जैसा कि यहाँ था, तो सम्मित नहीं है। अब तुम कहोगे तो खाली है यार, जब खाली है मतलब तुझे कुछ नहीं दिख रहा ना भाई। जब तुझे कुछ नहीं दिख रहा तो तुझे क्या ए का बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब ए का बी आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप बी का ए ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मत ढूंढो ना भैया। और जब आपको कुछ गलत दिख ही नहीं रहा तो उसको सही मानो। गलत तो कहाँ है? यहाँ कि 1 का 2 दिखा और 2 का 1 नहीं है। गलत बात। गलत बात का मतलब नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, खाली पड़ा है। खाली पड़ा है मतलब होता तो उसे आप हमेशा सही मानेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो R4 आपका सम्मित है। 1 का 2 लो भैया, 2 का 1 नहीं दिखा, गलत। 2 का 3, 3 का 2 नहीं दिखा, गलत। तो सम्मित आ जाओ बच्चों। सम्मित में पहला नहीं था, दूसरा था, तीसरा 1 2 2 1 है, चौथा है, पांचवा और छठा नहीं है। और प्रतिसम्मित, अगर ऐसे सवालों में प्रतिसम्मित आ जाए तो जो सम्मित नहीं है वो प्रतिसम्मित होता है। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। तो उसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। बीच में घुस गया, इंपॉर्टेंट संक्रामक है। संक्रामक का मतलब पढ़िए अच्छे से। ए का संबंध अगर बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। 1 का 2 मिले, 2 का 3 मिले तो 1 का 3 होना चाहिए। है तो है, नहीं है तो नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट। ए का बी मिल जाए तो बी का सी ढूंढो, बी का सी मिल जाए तो ए का सी ढूंढो, ए का सी मिल जाए तो बोल देना ओके, नहीं मिले तो नॉट ओके। सिंपल सा कंसेप्ट। जैसे संक्रामक चेक करता, वापस वही चीज़, सिंपल जो होते हैं सेम वाले, उन पे ध्यान मत दो। क्यों? वो बेचारे स्वतुल्य के लिए बनाए गए हैं, सीधे साधे, कहीं कोई इशू पैदा नहीं करते हैं। 1 का 2, 1 का 2। अब 2 का आगे ढूंढो, 2 का आगे 2 तो 1 का 2 मिल गया। कौन कौन बताएगा कि R1 संक्रामक है कि नहीं है? R1 संक्रामक है या नहीं है? R1 इज ट्रांजिटिव और नॉट? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, R1 संक्रामक है। ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, कैसा? जैसा भी सम्मित का उदाहरण दिया था कि संक्रामक कब होता है? ए का बी मिले, बी का सी मिले और ए का सी मिले तो होता है। कब नहीं होता? सिर्फ एक केस कि ए का बी मिले, बी का सी मिले और ए का सी नहीं मिले तो नहीं होता। अब सिर्फ ए का सी मिला, ए का बी मिला, जैसे इसको देखो, इससे और अच्छा समझ में आएगा। R6 को 2 का 3, ए का बी, अब बी का सी कहाँ है ही नहीं। तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि यार भैया, जब बी का सी है नहीं तो तुम्हें ए का सी ढूंढने की कहाँ ज़रूरत आ रही है यार?
तो तुम्हें ए का सी ढूंढने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है भैया। हाँ, बी का सी होता और ए का सी नहीं होता तो फिर गलत बात हो जाती। इसका मतलब अगर ए का बी मिले और बी का सी नहीं मिले, बी का सी नहीं मिले तो ए का सी मत ढूंढना और उसको कह देना यस इट इज़ ट्रांजिटिव। तो R5 यानी R6 है। स्टार्टिंग से करता हूँ, ठीक है ना। चलो इनको मत देखो, एक का दो, दो का आगे नहीं है मतलब है। समान वाला है, समान वाले में तो कुछ ही नहीं है ढूंढने के लिए, मतलब है। कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना। एक का दो, दो का तीन, एक का तीन, एक का तीन नहीं है। तो देखो भैया, एक का दो मिला, दो का तीन मिला, मगर एक का तीन मुझे इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो नो ट्रांजिटिव, ये गलत बात है। खाली हाँ भाई R4, जल्दी से जवाब दो, क्या R4 संक्रामक है? यस और नो, R4 संक्रामक है या नहीं है? लक्ष्मण ने यस जवाब दिया, जो बिल्कुल सही जवाब है। वही चीज़, कुछ नहीं है। अरे यार कुछ नहीं है, जब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी तो गलत क्यों बोलो किसी को। हमेशा पॉजिटिव विचारधारा रखो, सही बोलो। गलत तो ये है कि साला एक का दो भी है, दो का तीन भी है, फिर तेरा एक का तीन कहाँ है? तो एक का तीन नहीं है तो ये गलत है, ये तो सही है। तो R4 भी संक्रामक है। पांचवा, एक का दो, दो का तीन, एक का तीन है, उनको मत देखो। एक का तीन, तीन का आगे नहीं है। और देखते जाना, एक का तीन, तीन का आगे नहीं है, दो का तीन, तीन का आगे नहीं है, एक का दो, दो का तीन हो गया, संक्रामक है, ठीक है ना। और कोई देख लेना, मतलब सारे देखने हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी बताते हैं संक्रामक। R6 जैसा कि मैंने कहा था, ये भी संक्रामक। किसने पूछा, क्या पूछा ओम प्रकाश ने? R1, R1 कहाँ है भैया? ये देखो, एक का दो है यानी ए का बी मिले। अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर आपको ए का बी मिल जाए तो आप बी का सी ढूंढो। बी का सी मिल जाए तो ए का सी ढूंढना, ए का सी मिल जाए तो कह देना है, नहीं मिले तो नहीं। लेकिन अगर ए का बी ही है केवल, बी का सी है ही नहीं, तो जब बी का सी है ही नहीं तो ए का सी पे अपनी एनर्जी ख़राब मत करो। बी का सी है ही नहीं, सिर्फ ओनली और ओनली ए का बी है, तो क्या मान के चलो कि यार अगर बी का सी होता तो ए का सी भी होता मतलब सही मान के चलो। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए कि जो जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हैं वो क्या बन जाएंगे बच्चों? तुल्यता। तो तुल्यता में R1 नहीं है, R2, 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 तो भैया R2 ये आपका एक आ गया तुल्यता। R3 नहीं है, R5 इसमें नहीं है, तो बस यानी कि इन सब में तुल्यता केवल और केवल एक है। कौन? R2। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी सबको। जिनको नहीं आई वो इनको वापस जाके बात करेंगे, आज घर पे सारा का सारा वीडियो वापस देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे। इन सबको रिवाइज़ करना, क्योंकि मैं कल इस पर ही और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कल संबंध ख़त्म कर देंगे हम, लेकिन संबंध मतलब चैप्टर ख़त्म करेंगे, अपने संबंध ख़त्म नहीं करेंगे, चिंता मत करो। अपने संबंध हैं अभी, लंबे चलेगा, चिंता मत करो। तो कल संबंध पर ही और सवाल करेंगे अपन, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद। शबा के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन्हीं चेहरों पर मुस्कान अच्छी लगती है, ठीक है बच्चों? कल मिलते हैं।